नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोग के बताते हुए कि हमारा चैनल के सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी मात्र 20 दिनों में 500 से अधिक हो गए हैं। ये आप लोगों का मेरे प्रति लगाव ही है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है और मैं आप लोगों से इसी तरह आगे भी जुड़ा रहूँगा। आप लोग अधिक से अधिक व्यूज़ दें और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। तो अब हम आते हैं अपनी कहानी पे। पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन का पूरा पढ़ लिया था। कुछ बच्चों के मैसेज भी आए थे जो को वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करके देख रहे थे। मैंने उनको बताया कि पिछले वीडियो में स्लाइड हमने वीडियो के लास्ट में लगाई थी, जिसमें पूरा का पूरा खिलजी वंश का खासतौर से अलाउद्दीन का पूरा दिया हुआ था। उसमें एक संशोधन में किया गया था, आप उसको पढ़िए। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के पुस्तक की बारे में मैंने दिया था। मैंने 1556 साल बताया था, लेकिन 1540 के आसपास की है। मैंने बाद में उसी वीडियो के लास्ट में संशोधन लिख दिया था। कभी कभी जल्दी में मुँह से कुछ कन्फ्यूजन वाली डेट निकल जाती है। अब हम आते हैं। अलाउद्दीन मध्यकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। उसने विश्व विजयी बनने का स्वप्न भी देखा था, लेकिन कुछ कारणोंवश और कुछ समकालीन गतिविधियों के कारण उसको यह त्यागना पड़ा अपने शुभचिंतकों की सलाह पर। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बहुत ही उचित कर रखी थी। उसके समय में बाजार नियंत्रण बहुत ही अच्छा था, किसानों को उनके मूल्य का सही दाम मिलता था। कर नियंत्रण प्रणाली में अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया कर अधिकारी बनाया था। सारी वीडियो हम आपको बता चुके हैं। इसी तरह हम आपको बताएंगे उस समय अलाउद्दीन के समय में लगभग प्रमाणों के अनुसार लगभग 1/2 भाग कर लिया जाता था, लेकिन यह कर पूरी तरह से पैदावार पर निर्भर करता था। उसके बाद अलाउद्दीन अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक त्वचा रोग से गंभीर रूप से ग्रसित हो गया था और जनवरी 1316 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पहले ही दरबार में कुछ षड्यंत्र प्रारंभ हो जाते हैं। उसकी बीमारी का समाचार प्राप्त करके उसका प्रिय सेनापति, उसका वफादार सेनापति मालिक कफूर दक्षिण से तुरंत आ जाता है और इसने शिहाबुद्दीन उमर का साथ देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल में ही पहले इसने खिज्र खां, अपने पुत्र खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन बाद में उसको खिज्र खां को वो अपने उत्तराधिकारी के पद से हटा देता है और पूरी तरह से पूरी सत्ता नियंत्रण मालिक काफूर के पास आती है। मालिक काफूर शिहाबुद्दीन उमर को जनवरी 1316 में सुल्तान बनाता है, लेकिन अभी भी गतिविधियाँ शांत नहीं होती हैं। खिज्र खां को ग्वालियर में कैद कर लिया जाता है। उसको सादी खां भी कहा जाता है और वहीं पर उसको अंधा बना दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र मुबारक खां को भी कैद कर लिया जाता है और मलिक कफूर के आदेशानुसार उसको भेज दिया जाता है। उसको भी मारने के लिए सैनिकों को भेज दिया जाता है, लेकिन मुबारक खां ने वहाँ भी बड़ी ही चतुराई से जो उसको मारने के लिए सैनिक भेजे गए थे उनको अपने ही पक्ष में मिला लेता है और वह एक प्रतिकार के रूप में, एक दूसरे हमले के रूप में एक षड्यंत्र के तहत मालिक कफूर को मार देता है। मालिक कफूर की हत्या हो जाती है और उसी समय एक और सेनानायक, एक और सरदार खुसरो, जिसको खां की उपाधि मिलती है, वो खुसरो खां कहा जाता है। यह एक हिंदू था, परिवर्तित मुसलमान बन गया था। वह मुबारक शाह का समर्थन देता है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से उसको सिंहासन पर सुल्तान की पदवी ग्रहण करवाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय में सत्ता की सारी बागडोर खुसरो खां के पास ही थी। खुसरो खां एक बहुत ही क्रूर और एक लालची स्वभाव का व्यक्ति था। उसने धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी वंशज थे सबका कत्ल कर डाला और खुद से ही सुल्तान बनने की लालसा उसके अंदर प्रबल होती गई। यह अलाउद्दीन खिलजी के वंश का आखिरी समय चल रहा था। इससे पहले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी की सारी बातें बता चुकी हैं। पूरी वीडियो को आप देख करके आप इसके सारे
अलाउद्दीन खिलजी से के वंश से उठने वाले सारे प्रतियोगी प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं। कुछ बच्चे यह मुझसे पूछ रहे थे, सर क्या यह यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस या जो परीक्षाएं होती हैं समूह ग लेवल की, क्या उनके लिए यह वीडियो पर्याप्त है? तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा, उन छात्रों से, कि अगर आप स्टेज 1 के जो मैं ये मौखिक वीडियो आपको दे रहा हूँ, अगर आप इन वीडियो को ही देख करके इनमें दिए गए फैक्ट्सों को और इन कहानी को भी याद कर लेते हैं, तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या समूह ग या अधीनस्थ की जितनी भी वैकेंसी हैं, इससे परे कोई भी प्रश्न आएगा नहीं। ये मेरा अनुभव बता रहा है। आप यकीन करिए, जीके का, जीएस का कोई भी प्रश्न इस वीडियो से हट करके नहीं आएगा। तथ्यात्मक प्रश्नों को मैं स्लाइड डालना शुरू कर रहा हूँ, तो उससे आपके सारे प्रश्न आएंगे। इसलिए अपने दिमाग से यह कन्फ्यूज़न निकाल दीजिए कि जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये प्रश्न या परीक्षा के में प्रश्न इसमें से नहीं आएंगे। आप एक बार कहानी देखिए, उसके बाद आप खुद ही मॉडल पेपर सॉल्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस कहानी में बताए गए जो भी प्रश्न हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वही प्रश्न के माध्यम से आपको पूछे जाते हैं। फैक्ट्स आपको याद नहीं होंगे जल्दी, लेकिन कहानी आपको बहुत अच्छे से याद होगी। आप एक बार मनन कीजिए, कहानी को सुन करके देखिए, सारे कहानी अपने आप को याद हो जाएगी। कहानी एक बार आपको भूल भी रहे होंगे तो भी आपको फैक्ट्स याद हो जाएंगे कहानी के माध्यम से। अब हम आते हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में कहा जाता है, बर्नी, इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक बहुत ही भोग विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह हमेशा सुरा और सुंदरियों में घिरा रहता था, और उसके बारे में यह भी कहा जाता था कि वह कभी कभी दरबार में निर्वस्त्र होकर के दौड़ने लगता था। तो इससे उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और उसकी सारी शक्तियों का उपभोग खुसरो खां करता है। खुसरो खां के बारे में मैंने आपको बताया। धीरे धीरे खुसरो खां ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के पूरी सत्ता को हस्तांतरण करते हुए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर देता है, और स्वयं नसरुद्दीन खुसरो खां के नाम से सिंहासन में बैठ जाता है। इस तरह से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या खुसरो खां के द्वारा कर ली जाती है, और खुसरो खां नसरुद्दीन खुसरो खां के नाम से सिंहासन में बैठता है। लेकिन यह बात अलाउद्दीन खिलजी के समय के उनके वफादारों को रास नहीं आती। उनके वफादारों में से एक गाजी मलिक, जो हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी की वीडियो में इसके बारे में बताया था कि उत्तरी सीमा प्रांत का सूबेदार था, और इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को असफल किया था। उसने अपने आप को अलाउद्दीन का वफादार साबित करने के लिए और अलाउद्दीन के अलाउद्दीन खिलजी के वंश का संरक्षक बनने के लिए सारे सुल्तानों को, सारे सरदारों को खबर भेजता है, सबको अपने मत में जाहिर करता है, और अलाउद्दीन खिलजी के वंश का अंत करने वाले खुसरो खां को सजा देने के लिए वह अपनी सेना सहित लेकर के सुल्तान की सेना की तरफ बढ़ता है। खुसरो खां और गाजी मलिक की सेना में टक्कर होता है, लड़ाई होती है, और गाजी मलिक विजयी होता है। खुसरो खां की हत्या कर दी जाती है, और इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की स्वामी भक्ति का एक स्वांग ही कहेंगे, एक स्वांग दिखा करके पूरे और अन्य सरदारों को मानसिक रूप से अपने वश में करके गाजी मलिक ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना कब्जा कर लिया, और खिलजी वंश का पूरी तरह से अंत हो गया। गाजी मलिक ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन बैठता है, और दिल्ली सल्तनत का तीसरा प्रमुख वंश तुगलक वंश प्रारंभ होता है। आगे की वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में बताएंगे कि तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए, किसने क्या क्या किया। अब यहीं पे हमारा अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश का वीडियो समाप्त होता है, और मैं आप लोगों से कहूँगा, आप अपनी समस्याओं को हमें वीडियो के माध्यम से बताते रहिए, और वीडियो को पूरा देखिए। कुछ बच्चे बीच बीच में से वीडियो देख लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीच में से वीडियो को मत देखिए, या तो आप देखिए ही मत, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। अल्प ज्ञान आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। आजकल निगेटिव परीक्षा का दौर है, न अल्प ज्ञान से अच्छा है कि आपको ज्ञान न ही रहे, क्योंकि अल्प ज्ञान के चक्कर में आप निगेटिव हो जाएंगे। अगर आपको नहीं आता है कोई प्रश्न, तो हो सकता हो आप निगेटिव न हो, आप प्रश्न को छोड़ दें। इस तरह से कहा जा सकता है
कि जो भी पढ़िए पूरी तरह से सॉलिड पढ़िए। आप लोग वीडियो बने रहिए, लगातार बनते रहिए, अपने मैसेज मुझे भेजते रहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आने वाले समय में हम अपने वीडियो को और भी इनोवेटिव और भी तकनीकी रूप से स्ट्रांग बनाएंगे। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।